देखो मैंने आपके खातों में 15 लाख डाल दिया ना, मैंने गंगा मैया को साफ कर दिया ना, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना, दाऊद को पकड़ के ले आया ना। 125 से 150 सीट के बीच में बीजेपी रहेगी। तो आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होने दीजिएगा? कांग्रेस तो हिंदुस्तानियों के डीएनए में है। कोई गलतफहमी में ना रहे कि 2019 का चुनाव मोदी जी की सरकार या उनके काम पे हुआ था। किस चीज पे हुआ वो था? पुलवामा पे हुआ था, आपको भी याद है। ये दिन रात ये तो कसमें खाते थे कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं जी, हमको चुनाव लड़ना नहीं है जी, हमें पॉलिटिक्स में आना नहीं है जी। तो कांग्रेस ऐसा क्यों तो करती है? मतलब किसने गाली दी? गाली तो 91 बार तो अरे तो वो तो एक जवाब दिया ना प्रियंका जी ने। पता ना आपकी तब उम्र थी कि नहीं थी। कांग्रेस नॉन अलाइंड मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर था। चूंकि आपने नॉन अलाइनमेंट का जिक्र किया, कहते हैं कि 62 में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत को इसी वजह से नुकसान हुआ। तो आप विदेश नीति की बात करते हो, हमारा विदेश मंत्री ये कहता हो कि हम चीन को कैसे कुछ जवाब दें, वो बड़ी भारी इकोनॉमी है। गंगा मैया साफ हो गई, डॉलर रसातल पे आ गया, काशी की ऑटो बन गया, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई। तो 2024 में इस समय तक नई सरकार बन गई होगी और उसे कार्यकाल का महीना 1.5 महीना निकल गया होगा। अनकट का एफर्ट ये है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके थ्रू आपको एक पर्सपेक्ट देने की कोशिश की जाए कि 24 को लेके चल क्या रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं कांग्रेस के वेटरन लीडर अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो इस वादे के साथ आए हैं कि पटना में जो विपक्ष की एक बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें बहुत कुछ तो मतलब ऑडियंस तक आया डायरेक्ट मीडिया के थ्रू। अब सर हम लोगों को बताएंगे सीक्रेट बात, अंदर की बात, कि अंदर खाने क्या क्या हुआ था। तो सर थोड़ा सीक्रेट मतलब बिन को स्पिल करिए जनता के लिए कि मतलब क्या हुआ पटना में। 9 साल से ज़्यादा समय हो गया और कुछ भी इस देश को अच्छा नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ समस्याएं ही खड़ी की। कैसे मिल करके रणनीति बना करके देश के बचाना की आवश्यकता है, संविधान बचाने की आवश्यकता है, लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता है, उसके बारे में पहली बैठक थी। कुछ तो अंदर का बताइए ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपको मतलब सूत्रों के हवाले। देखिए मीडिया को सबसे ज्यादा इसी पे सुनना पड़ता है कि मतलब सूत्रों के हवाले, आप सूत्र सीधे यहीं पे बैठो। थोड़ा तो कुछ ऐसा सीक्रेट ब्रेकिंग न्यूज़ दीजिए। सीक्रेट यही है कि बस मोदी जी को हराना है और मोदी जी हार। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, आप इतने सीनियर लीडर हैं, 9 साल एक सरकार रही है पूर्ण बहुमत वाली। कुछ तो अच्छा हुआ होगा पिछले 9 सालों में। 9 साल में कुछ अच्छा हुआ होगा, 1-2 योजना जो आपको पसंद आई हो। भाई अगर कुछ अच्छा हुआ होता तो ये सरकार बताती। 100 स्मार्ट सिटी बन गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब पब्लिक डोमेन में तो ये जानकारी नहीं, मीडिया में ये जानकारी नहीं कि 100 स्मार्ट सिटी वो बता भी तो नहीं रहा ना। पहले कहते थे मैं 100 स्मार्ट सिटी बना रहा हूँ, 2 साल में दे दूंगा। गंगा मैया साफ हो गई, डॉलर रसातल पे आ गया, काशी की ऑटो बन गया, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, किसानों का 2 गुनी हो गई। जो ये कस्में खाए थे 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीति आयोग ने और जेटली साहब ने, आदरणीय मोदी जी ने, कि 2024 में मेरा ये प्रण है, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि इस देश में हर व्यक्ति के पास एक पक्का घर होगा, ठीक है, उसमें एक नल होगा, उसमें एक जल होगा, LED लाइट होगी, एक शौचालय होगा। 2022 तो बीत गया, उसका आप जिक्र क्यों नहीं करते हैं? ये तो जैसे बीजेपी का जो दावा है वो आप ये तो मानेंगे ना कि विदेश नीति बहुत अच्छी चल रही है अमेरिका के साथ। किससे चल रही है? अभी जो हालिया दौरा रहा अमेरिका वाला, उसमें जिस तरीके की चीजें हुई, क्या हुआ? और विदेश नीति पड़ोस से शुरू करिए। नेपाल से कैसे संबंध है, क्या आप अच्छे बताएंगे? अभी तो दौरा हुआ था उनके प्रधानमंत्री। अरे भाई रोज नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है, पहले कभी दिखाता था क्या? आपके मालदीव से कैसे संबंध है? चीन तो छोड़ दीजिए, श्रीलंका से कैसे संबंध है? बांग्लादेश से कैसे संबंध है? तो आप विदेश नीति की बात करते हो, हमारा विदेश मंत्री ये कहता हो कि हम चीन को कैसे कुछ जवाब दें, वो बड़ी भारी इकोनॉमी है। इवेंट कर से देश नहीं चला। इमीडिएट बेसिस पे अगर जो इमीडिएट पड़ोसी हैं उनसे रिश्ते आपको लगता है कि बिगड़े हैं, तो आप लोग क्या डिफरेंट करेंगे जो रिश्ते सुधर जाएंगे? पता ना आपकी तब उम्र थी कि नहीं थी। कांग्रेस नॉन अलाइंड मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर था। कांग्रेस के समय में दुनिया में हिंदुस्तान की विदेश नीति की तूती बोलती थी। छोटे छोटे बातों में क्रिमिनल को पकड़ने, आतंकियों को पकड़ने के लिए वीटो लगा दे रहा है चाइना। चूंकि आपने नॉन अलाइनमेंट का जिक्र किया, कहते हैं कि 62 में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत को इसी वजह से नुकसान हुआ कि इंडिया नॉन अलाइंड था। अगर वो किसी एक साइड अलाइंड होता तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती, आपके पास एक एलाई होता जो उस वॉर में आपको सपोर्ट करता, और चाइना मतलब काफ़ी अंदर तक नहीं घुस गया होता। 65 में फिर क्या हुआ? हमने मुंह तोड़ जवाब दिया कि नहीं दिया? उसी चाइना का। और हमारे साथ छल हुआ
कांग्रेस का भारत के साथ छल किया गया 62 में। आपको लगता है कि अभी के दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, उसमें भी एज ए कांग्रेस पॉलिटिशियन आपको लगता है कि नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है वो एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है? देखिए क्यों नहीं है, थी, अभी भी है, और भारत की वॉइस है, उस वॉइस को और मजबूत करने की जरूरत है। पोलराइजेशन की आपने बात की, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो तो वो एक इशू हो सकता है। एट द सेम टाइम यूसीसी का जो इशू अब धीरे धीरे एक बड़े मुद्दे में तब्दील हो रहा है, उसमें कांग्रेस की क्या पोजीशन है? कोई गलतफहमी में ना रहे कि 2019 का चुनाव मोदी जी की सरकार या उनके काम पे हुआ था। किस चीज़ पे हुआ वो था? पुलवामा पे हुआ था, आपको भी याद है। और अभी भी आपने कहा कि वो यूसीसी और राम मंदिर, इसका मतलब संभावित मुद्दे तो हो सकते हैं ना? आप भी मानेंगे संभावित मुद्दे हो सकते हैं। इसका मतलब कि इस सरकार के पास अपने किसी काम की उपलब्धि नहीं है। कर्नाटक में क्या हुआ, अब बात बजरंग दल की हो रही है, वो बजरंग बली से जोड़ दे रहे हैं। जनता अब समझ गई है कि 9 साल के बाद भी अगर आप यही सब कर रहे हैं तो हम तो आपसे बड़ी उम्मीद में इतनी बड़ी बड़ी मेजॉरिटी दिए थे। पब्लिक की सोच ये है। कर्नाटक पे जाएंगे, मतलब मेरा क्वेश्चन वापस से सर वहीं पे है कि जैसे पोलराइजेशन, अगर पोलराइजेशन का चुनाव होता है 2024 में, यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनता है, तो उसमें आप लोग कहाँ पे खड़े हैं? आपको लगता है बीजेपी को काउंटर करने की स्थिति में नहीं हो पाएगा? अच्छा, क्योंकि लोग इनकी इन्हीं चालों को समझ गए। 10 साल बहुत होता है। वापस सर मतलब इसका जवाब बस दे दिया ताकि हम आगे बढ़ें कि सोसाइटी पोलराइज्ड है। इंडिया का हाल नहीं है, ग्लोबली सोसाइटी जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं वहाँ वहाँ सोसाइटी पोलराइज्ड है। अभी हाल ही में टर्की का इलेक्शन हुआ, यूएस के पिछले 2 इलेक्शंस हुए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर अगला इलेक्शन भी पोलराइजेशन पे होता है, जहाँ पे अभी जो माहौल बनता दिख रहा है कि यूसीसी एक बड़ा इशू बन जाएगा, उसमें आप लोग किधर खड़े होंगे? मतलब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वही यूसीसी में 2019 के चुनाव के पहले भी ट्राई किए थे, किए थे ना। तो 2019 में तो इनको नहीं, लैंडस्लाइड मेजॉरिटी। अरे भाई उसके पहले यूसीसी को ट्राई किया था इन लोगों ने ना, इसी तरह से आयोग बना करके, विधेयक बना के लाने का प्रयास किया था। लेकिन तब उनको समझ में आ गया कि ये स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि अभी गोवा में तो है और फिर उसका असर तो सब पे पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अभी देखिए। मतलब स्टेक होल्डर्स तो आप लोग भी हैं ना इसमें, आप लोग प्रत्यक्ष विरोध भाई करें। पहले जब तक कोई चीज ड्राफ्ट पढ़ा जाना नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग ड्राफ्ट के इंतजार में, मतलब पहले सर हम रिएक्शन देने लगे, सरकार का भी कुछ आया नहीं। हाँ, मतलब सरकार क्या करना चाह रही है, तो आप भाई लोग देखना चाह रहे हैं। कुछ हम लोग गुण दोष के आधार पे बात करते हैं। चूंकि कर्नाटक आपने जिक्र किया था, हिमाचल और कर्नाटक आपके लिए मतलब अद्भुत रहा। हिमाचल भी आप जीत गए सिंगल पार्टी मेजॉरिटी से, कर्नाटक भी आप जीत गए सिंगल पार्टी मेजॉरिटी से। बड़े सारे लोग हैं जिनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी है कि गुजरात जैसे स्टेट में, बड़े स्टेट में, जहां आप लोगों का वोट परसेंटेज जो है वो लंबे टाइम तक इंटैक्ट रहा है, लास्ट इलेक्शन तक इंटैक्ट रहा है, उसमें कांग्रेस ने क्यों हाथ खड़े कर दिए? हाथ नहीं खड़े किए थे, कई कारण होते हैं। वो सत्ता में थे, उन्होंने जो उनकी स्टाइल है कि पूरा सब कुछ कब्जा कर लो। देखिए अटल जी के बाद की बीजेपी में बड़ा चेंज है। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक थी, इसमें विद इन पार्टी भी आज की बीजेपी में नहीं है। दूसरे लोकतांत्रिक संस्थाएं फ्री थी। यहाँ तो आज कांग्रेस को क्या हो, बीजेपी से लड़नी होती है, उसकी सरकार से लड़ना होता है। सरकार के कब्जे में जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कब्जे में ले लिया है, उनसे भी लड़ना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ पे गुजरात में जिस तरह से वो डोमिनेट कर गए थे। कांग्रेस के जो गुजरात के वोटर्स हैं उनके 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 एक तबके के मन में ये सवाल हो सकता है कि गुजरात में भी बीजेपी थी, कर्नाटक में भी बीजेपी थी, हिमाचल में भी बीजेपी थी, आप लोग कर्नाटक में फुल फोर्स के साथ लड़े। अगर आप बीजेपी को तानाशाही अगर आप बुलाते, एक बार को मान लेते कि वो पॉलिटिकल पार्टी तानाशाही होगी, जांच एजेंसियों का जो आपका एलिगेशन रहा, एक बार को वो भी मान लेते कि वो मिसयूज कर रहे होंगे और ऐसी तमाम चीजें, तो उसी बीजेपी के साथ आप कर्नाटक में फुल फोर्स के साथ लड़ते हैं और गुजरात में आपका वोटर अगर आपको ढूंढ रहा हो कांग्रेस का। सुनिए, ऐसा नहीं है। हम लोग गुजरात चुनाव बीत चुका है, वहाँ क्या करना था क्या नहीं करने थे उसके लिए कमेटी बनी थी। ठीक है, वो रिपोर्ट
क्या लर्निंग रही सर, थोड़ा प्लीज अगर आप एनलाइटन कर पाए तो। देखिए, अब वो लर्निंग है, क्या हमें अगले चुनाव में करना है, अब उस पर हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब हम गुजरात की समीक्षा यहाँ बैठे हैं, आगे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव छोड़ करके, तो ये समसामयिक भी। तो हम अपकमिंग इलेक्शंस की बात करें, जांच एजेंसियों का, अगर जांच एजेंसियों के मामले में रिकॉल कर रहे हैं, तो जब ये जो अन्ना का आंदोलन, उस आंदोलन के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केज्ड पैरोट बुलाया था, तब आप लोगों की सरकार थी, तो ये एलिगेशन तब भी थे कि जांच एजेंसियां सरकार के कब्जे में, उनका दुरुपयोग है, अब भी है। जब कभी भी आप लोग सरकार में लौटते हैं, आपको लगता है कि कोर्स करेक्शन की जरूरत है? कांग्रेस या आपका जो भी अलायंस होगा, उसकी जो सरकार होगी, आप लोग कोर्स करेक्शन में जाएंगे, जांच एजेंसियों को इंडिपेंडेंट बनने देंगे? जांच एजेंसियां हमारे समय पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थी। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पे सरकार का विधि मंत्री कमेंट करता है। अगर किसी ऑब्जर्वेशन में उसने कहा तो हमने दिखाया कि हम निष्पक्ष हैं और हमने सब पे कार्रवाइयाँ की, जांच की, जांच तक लोगों को पद से मुक्त रखा। यहाँ तो जांच ही नहीं होती है, पद मुक्त रहने के बाद छोड़ दीजिए। हो सकता है कांग्रेस को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर में फुल मेजॉरिटी मिल जाए अपने बूते, तो आप लोगों को तब लगेगा कि जो जांच एजेंसियां उनको फुल ऑटोनॉमी दिए जाने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो एक विषय है कि फुल ऑटोनॉमी दी जाए। कांग्रेस उस समय काम करने दिया गया। इसी हुकूमत में सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस में रेड पड़ रही है, डाली थी ना रेड, उसके ऑफिस को सील किया जा रहा है, उसके ऊपर चौकीदारी और जासूसी की जा रही है, फोर्सफुली उसे रिटायर किया जा रहा है, आज तक उसको पेंशन तक नहीं दिया जा रहा है। क्यों? जो बेगुनाह है उसको ही सरकार जबरदस्ती मुकदमे में फंसाती है, और वो उस जिस तरह से सब किया गया दिखता नहीं है क्या? ठीक है सर, एक बात बताइए, जैसे 2 बड़े आंदोलन जो देश में हुए आज़ादी के बाद के, कांग्रेस को उनसे बड़ा सेटबैक लगा। एक जेपी का आंदोलन था, एक अन्ना हजारे वाला आंदोलन था। दोनों आंदोलन में से क्या आप लोगों का क्या असेसमेंट रहा है? ज़्यादा सेटबैक कांग्रेस को जेपी से लगा या अन्ना से लगा? देखिए, जेपी का जो आंदोलन था उसके तो 2 ही साल बाद कांग्रेस बम्पर मेजॉरिटी में आ गई, वापस से सरकार में आ गई। तो आप अगर मतलब मैं सही समझ रहा हूं तो ये कह रहे हैं कि उससे उतना नुकसान नहीं हुआ जेपी का आंदोलन? दूसरी बात, ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन की सच्चाई खुल के सामने आ गई। क्या थी सच्चाई? सारे कस्में खाते थे मैं राजनीति को ठीक करने आऊँ, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं। केजरीवाल से लगा, जितने लोग उस मंच पर बैठे थे, ये दिन रात ये तो कस्में खाते थे कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं जी, हमको चुनाव लड़ना नहीं है जी, हमें पॉलिटिक्स में आना नहीं है जी, हमको तो बस पॉलिटिक्स को साफ करना है जी, लोगों को उसमें लोकपाल में बांटना है जी, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए जी, भेदभाव की नहीं होनी चाहिए जी, बच्चों की कस्में खाता हूँ जी, परिवार की कस्में खाता हूँ जी, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, और सारे पॉलिटिक्स में हैं। तब जब जो आपके माननीय सांसद थे कपिल सिब्बल जी या दिग्विजय सिंह जी, वो रिपीटेडली कहते थे कि आप लोग राजनीति में आइए और इसको ठीक करिए, तो वो आ गया राजनीति अच्छा, में। अब कोई कहे तो आ जाइए, आपका छोड़ दीजिए। नहीं, तो आप बता, नहीं एक बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो बोलते थे तो बोल देते ठीक हम राजनीति में आएंगे, तब तो नहीं बोला ना, तब तो नहीं बोला। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि उस आंदोलन में जो बातें कही गई जिस काज के लिए, क्या उस काज हो रहा है आज? ये तो आप लोग बेहतर बता। अरे आप थे ना आंदोलन में, इसलिए आप बताइए कि आपको क्या लगा, आप ठगे महसूस कर रहे हैं कि आप लूजर महसूस कर रहे हैं कि गेनर महसूस कर रहे हैं? आप बताइए। सरकारों का दावा तो यही रहता है कि वो काम सरकारों का दावे पे चले गए, अब आप भाग रहे हैं, आपका अपना ओपिनियन पूछा जा रहा है। दावों, देखिए, एक होता है दावा, एक होता है यथार्थ। अभी तो मैं क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन है, चूंकि आप, लेकिन अब आपके पास निश्चित रूप से अगर ये आप कहने लायक होते कि नहीं अच्छा रहा तो आप कह दिए होते, क्योंकि अच्छा नहीं था तो दिल में है कि कैसे कहूँ, इसलिए आप खामोश हैं। नहीं, अब बिल्कुल सही कह रहे होंगे, अगर आप इतने वरिष्ठ हैं और आप कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 3 स्टेट्स का इलेक्शन होने वाला, 3 बड़े स्टेट्स का, तेलंगाना भी ले ले तो 4 स्टेट्स का। अभी फौरी तौर पर अगर इमीडिएट स्टेट्स की, दिल्ली से सटे स्टेट्स की बात करें, छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान, ये बात उठ के आ रही है कि आप लोग यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। सचिन पायलट, जैसे अगर राजस्थान की इन पर्टिकुलर बात करें तो कह रहे कि सचिन पायलट दिल्ली आए, तमाम बातें, उसके बाद भी वो जिस तरीके के बयान देते रहे, तो कांग्रेस जो है वो इंटरनल रिफ्ट में और उसको नुकसान होगा। दूसरी चीज़ राजस्थान को लेकर तो ये भी कहते हैं कि वहाँ हर 5 साल पे वैसे भी सरकार बदल जाती है। देखिए, चक्कर क्या है ना कि जो वर्तमान सरकार है दिल्ली की, उसका लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत अगर कोई अपनी बात कर रहा है, उठा रहा है, लोकतंत्र में आस्था रख रहा है, तो उसे हर तानाशाह को बगावत लगती है। लोकतंत्र पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ है। अच्छा, पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी के तौर पे आप इसको देखते हैं, और ये स्वस्थ है।
ये तमाम स्टेट्स में ये है, मतलब छत्तीसगढ़ में भी सब जगह, जो पूरी डिप्टी कांग्रेस सीएम में। बनाए जाने का काम हुआ टी सारे सिंहदेव जी को, सारे वो कांग्रेस में हम लोग कोई एक फरमान पे नहीं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उससे सटा राज्य है बिहार, वहाँ जो कांग्रेस के सपोर्टर्स या वोटर्स रहे, अगर वो ये समझना चाहें कि 90 के दशक की जो शुरुआत हुई उसके बाद से आप लोग स्टेट में एक भी मतलब लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या यूपी में मुलायम सिंह के जैसा नेता नहीं दे पाए, ये क्या क्राइसिस है कांग्रेस की इतने बड़े स्टेट्स में? देखिए है क्या ना कि हम सत्ता से जब बहुत समय तक बाहर होते हैं तो वो लीडरशिप की ख्यात बहुत देर में बढ़ती है। सत्ता में रहने के बाद उनके कार्यों की क्षमता के अनुरूप वो जल्दी उभर के सामने आते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको लगता होगा, लेकिन बिहार हो चाहे यूपी हो, हर जगह हमारे पास लीडरशिप है। वो कहावत है ना नेपोलियन बोनापार्ट का, देयर इज नो एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी। तो मौका मिलते ही हमारे कांग्रेस के लोग इतने क्षमतावान हैं कि वो बेहतर से बेहतर शासन प्रशासन दे देते हैं। 3 दशक से ज़्यादा बीत गए, लेकिन इंडिया के मतलब इलेक्टोरली मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स हैं असेंबली के या लोकसभा के, उसके हिसाब से यूपी बिहार जैसे जो बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पे ये चर्निंग चल रही है कि इस तरीके की लीडरशिप लेके आई जाए कि कांग्रेस डेंट करने की स्थिति में हो, वापस से घुसने की स्थिति में हो। इन मतलब लास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस यूपी में 2009 में था आपका, जब राहुल गांधी पहली बार आगे आए थे। उसके बाद से कांग्रेस मतलब उत्तर प्रदेश में रिकवर नहीं कर पाई। बिहार में इलेक्टोरल परफॉर्मेंस रिपीटेडली मतलब बहुत, लास्ट इलेक्शन में बिहार में आप लोग 1 सीट जीते, यूपी में आप लोग 1 सीट जीते। इतने बड़े स्टेट्स को लेकर कांग्रेस की क्या चर्निंग है? देखिए कांग्रेस जो है बेसिकली मास बेस पार्टी है, ठीक है, उसके बाद काडर बेस है। ठीक है। तो किन्हीं कारणों से, कई कारण होते हैं चुनाव में हार जीत के, किन्हीं कारणों से हम इन राज्यों में कमजोर थे। फिर लोग इस बात को मानने लगे हैं कि कांग्रेस का अलावा किसी के बस में नहीं है। ठीक है। और ये मान लेना कि हम 1 सीट थे। सर ये तो ये मान नहीं हाँ, रही, है, मतलब नहीं, मैटर ऑफ नहीं आगे ये तो फैक्ट है। तो ये मान लेना कि हम जो है 1 सीट थे तो इसलिए हम कमज़ोर हैं। जिन राज्यों में जिन वहाँ के लोकल सरकारों और पार्टियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 3/4 2/3 बहुमत लेके आए, लोकसभा में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है। क्योंकि लोकसभा में आदमी किसी और को वहाँ बैठा देखना चाहता है, प्रदेश के चुनाव में किसी और को यहाँ बैठना देखना चाहता है। दोनों में फ़र्क है। ठीक है। आज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर या सरकार के अल्टरनेट के रूप में हिंदुस्तान में हर कोई कांग्रेस और राहुल गांधी से उम्मीद कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है। हिमाचल चुनाव से मैं बोल रहा हूँ कि एक भी चुनाव बीजेपी अब नहीं जीतेगी। हिमाचल हम जीतेंगे, कर्नाटक जीतेंगे, गुजरात आप लोग आ रहे हैं। गुजरात को मैंने तभी भी मान के चल रहे थे, फाइट में बोला था, हमने ये नहीं कहता है। और आगे के चारों जीतेंगे। और ये भी मैं कहता हूँ जिस राज्यों में चुनाव आएगा वहाँ बीजेपी में भगदड़ मचेगी। 25% बीजेपी के लोग बीजेपी छोड़ेंगे। और यही कार्यक्रम 2024 में दिल्ली में होगा। दिल्ली की बीजेपी जो ऑल इंडिया लेवल की, इसमें मैक्सिमम लोग बीजेपी छोड़ेंगे और 125 से 150 सीट के बीच में बीजेपी रहेगी। तो आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होने दीजिएगा? कांग्रेस तो हिंदुस्तानियों के डीएनए में है। ठीक है। हिमाचल और कर्नाटक के बाद विजिबली कांग्रेस रिवाइव हो रही है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक एनालिसिस ये निकल के आई है कि बीजेपी के पास स्टेट लीडरशिप का क्राइसिस है। आप लोगों के पास कर्नाटक में कम से कम स्टेट लीडरशिप थी, उसमें आपने सुलह करवा ली, उस सुलह का आप लोगों को फ़ायदा मिला। हो सकता है आने वाले चुनाव में भी हो सकता है कि कांग्रेस के साथ ये चीज़ काम कर जाए। लेकिन जैसे ही जनरल इलेक्शन की बात आती है, जनरल इलेक्शन में बाइनरी हो जाती है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की, और पिछले 2 चुनाव में विजिबली नंबर वाइज ये चीज़ आपको भी पता है कि नरेंद्र मोदी एडवांटेज रहती है बीजेपी को। कोई ऐसी चीज़ है जो 24 में बदलने वाली है फैक्चुअल? नरेंद्र मोदी 2024 में फैक्चुअली ये बदल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी एडवांटेज हुआ करते थे, आज वही बोझ हैं। क्योंकि उसी चेहरे पे आए थे, उसी चेहरे से डूबेंगे। सर ये तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो गया। ब्लैंकेट नहीं है, क्योंकि क्रेडेंशियल्स उनके तब थे कि ये कुछ करेंगे, बातें बड़ी कर रहे हैं, बातें तो अच्छी कर रहे हैं, एक मौका दो इन्हें। क्या मिला? 0। कर्नाटक में आप लोगों को फुल मेजॉरिटी मिली है ना,
उस स्टेट के इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें स्टैटिस्टिकली, तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो जस का तस है। पोलराइज इलेक्शन अगर हो जाता तो शायद वो जीत जाते। जिस डायरेक्शन में पोलराइजेशन में उनको फायदा होता है, वो इलेक्शन पोलराइज नहीं हुआ। तो अगर स्टेट इलेक्शंस भी देखें जहां पे कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी के वोट परसेंटेज में डेंट नहीं लग रहा। लेकिन मैंने वही कहना है कि जो और वोट होता है, जो फ्लोटिंग वोट होता है, न्यूट्रल बीच बहुत वाले बड़ा floating वोट पैर, बैंक ठीक होता है। है, वो सब कांग्रेस को, आपको लग रहा है ऐसा? वही वोट लोकसभा में बीजेपी में चला गया था। ठीक है, तो अब वो खिसक चुका है। ठीक है। देखिए भाई, 9 साल के बाद अगर आप मुखड़ा और दुखड़ा रोए, मोदी जी मुझे इतने बार गालियां दी गई, तो कांग्रेस ऐसा क्यों कर तो रही है? मतलब आप किसने लोग गाली दी? क्यों गाली तो 91 बार तो अरे तो वो दास तो कौन एक था? जवाब दिया ना प्रियंका जी ने कि अरे आप तो एक गिनती में बता रहे हो, हमें कितनी गालियां आप लोग देते हो, तो इतनी मोटी मोटी किताबें छप जाएंगी। भाई तुम अपने काम गिनाओ ना, जो कहे उसको बताओ ना कि देखो मैंने आपके खातों में 15 लाख डाल दिया ना। इस तरह से बोलना चाहिए मोदी जी को ना। मैंने गंगा मैया को साफ कर दिया ना, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना, दाऊद को पकड़ के ले आया ना, चीन को लाल आंखें दिखा के शांत कर दिया ना। जो भी फ्लोटिंग वोटर्स हैं, अगर वो आपको देख रहे हैं और वो जानना चाहें कि राहुल गांधी में ऐसा क्या बदल गया है पिछले 9 साल में जिसकी वजह से कांग्रेस को वोट पड़ना चाहिए, क्या राहुल बदला गांधी वही पिछले 9 है, साल में? लोगों का नजरिया बदला है। ठीक है। क्योंकि जब किसी में कोई क्षमता नहीं होती है तो अपने ओपोनेंट के लिए चाहने चलता है कि इसकी इमेज को खराब करो। लेकिन कुछ समय बाद लोगों को दिख जाता है सार्वजनिक जीवन में कि ये एक्चुअल में जितना इसको खराब बताया जा रहा है वो नहीं है, ये बड़ा जेन्युइन व्यक्ति है। आप लोगों को वो लगा, इमर्ज करके चलिए एक बार को ये भी मान लेते हैं कि राहुल गांधी के इमेज को एक कैंपेन के थ्रू बिगाड़ने की कोशिश की गई, मान लेते हैं एक बार को। आप लोगों को लगा कि उसको काउंटर करने में आप लोग बहुत लेट हो गए, कांग्रेस काफी देर से जागी? नहीं, देखिए है क्या ना कि जो सारे मशीनरी है सब चीज़ों के सहारे लेकर के करते थे, वो धीरे धीरे उतर गया, वो धीरे धीरे उतर गया और सबसे उतर गया। और आज के तारीख में सबको पता है कि राहुल जी की कितनी क्या क्या क्षमता है और हमारे आदरणीय मोदी जी की क्या क्या क्षमता है। प्रामटम न रहे तो बोल नहीं सकते हैं, प्रामटम में भी गलत बोलते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू में भी उनकी मेधा शक्ति का आप लोगों ने अंदाजा देखा ही है कि किस तरह से बताते हैं कि बादलों के बीच में जो सामान्य ज्ञान की तमाम चीज़ें हैं, तो छुपती नहीं है चीज़ें। ये खबर सही है क्या कि मतलब अरविंद केजरीवाल मिलना चाहते थे राहुल गांधी से और राहुल गांधी बिल्कुल मिल के राजी नहीं है? नहीं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए, बताएंगे। आप भी तो मतलब कांग्रेस अरे भाई, जिस जो कह रहा है पहले उससे तो पूछिए, मिलना चाह रहा था नहीं मिलना चाह रहा था, क्या है कौवा कान लेके हम कौवे के पीछे दौड़े हैं? नहीं, हमें तो नहीं तो एकदम फर्स्ट हैंड सोर्स। अरे तो फर्स्ट हैंड सोर्स उससे पूछिए ना कि वो मिलना चाह रहा था कि नहीं चाह रहा था, हमें नहीं जानकारी है। तो एक संवैधानिक मामले में देश की सबसे पुरानी पार्टी जो खुद भी मान रही है कि फेडरलिज्म को सप्रेस किया जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी का साथ क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं दे रही है? अभी उन्होंने यूसीसी पे किसका साथ दिया, बयान दिया ना। उन्हें तय करना है कि कहाँ रहना है, क्योंकि अतीत में उनके जो हरकतें रही हैं, जब विपक्ष को आवश्यकता पड़ी है कि विपक्ष साथ में कि आप भी आइए, तब तक ये बीजेपी के साथ थे केजरीवाल साहब। किसी भी मौके पे मिसयूज ऑफ एजेंसी से लगाया सब, जितने भैया बार विपक्ष ने एक लेटर बनाया, लिखा, उस पर दस्तखत तक नहीं करते हैं। और आप क्या है तो सबसे पहले आपके लिए लोग लग जाएं। आप तय करिए कि इस देश के साथ है कि आप अपने सिर्फ इंटरेस्ट के साथ हैं। तो बेसिकली बीजेपी की पैदा की बी टीम है ना, छोटा रिचार्ज बीजेपी की। एक तो देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज ने बी टीम वाला हिसाब किताब, एक बात बताइए, बहुत अद्भुत है कि महाविकास अघाड़ी जो है महाराष्ट्र की, उसमें शरद पवार जी आप लोगों के साथ है, आप लोगों का अलायंस है। नागालैंड में वो बीजेपी के साथ है। चल क्या रहा है, कौन किसका कहीं कोई साथ नहीं, जो हमारे साथ हैं और दमदारी से। सर ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि नागालैंड में वो बीजेपी के साथ, ये तो आप मानेंगे ना कि नागालैंड में वो 7 उनके विधायक जो हैं वो उसी अलायंस का हिस्सा है जिस अलायंस का हिस्सा बीजेपी है। कुछ नहीं। और महाराष्ट्र में फिर वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। महाराष्ट्र में, और इस पे वो खुद भी बयान दे चुके हैं कि क्यों वहाँ पे क्या है। महाराष्ट्र में हमारे साथ है, पूरे देश में विपक्ष एक है, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। बीजेपी को साथ छोड़ छोड़ चले गए लोग, वो भी जो उनके परंपरागत मित्र अलायंस थे,
सब साथ छोड़ के चले गए, क्योंकि बीजेपी को लोकतंत्र में आस्था नहीं है, अपोजिशन पार्टी भी रहें उसमें भी आस्था नहीं है, सिर्फ वो रहें। तो लोग इस बात को समझ गए हैं, उनको बीजेपी के बाद कोई चिमटे से छूने को तैयार नहीं है कोई राजनीतिक दल। ठीक है, तो अपोजिशन यूनिटी कैसी होगी? जैसे आम आदमी पार्टी अलग डायरेक्शन में, आप लोग अलग डायरेक्शन में, सिमिलर सिचुएशन अगर मैंने ठीक फॉलो किया तो तेलंगाना में भी सिमिलर, बीआरएस के साथ सेम सिचुएशन है आप लोगों की? वो उत्तर दिशा जा रहे हैं, आप लोग दक्षिण दिशा जा रहे हैं? कितने मेरे साथ हैं पहले ये तो गिनाइए आप। 28 पटना वाली मीटिंग की बात करीब 2 दर्जन 28 सफिशिएंट नहीं है क्या? नहीं तो कुछ इस तरीके का होगा कि जैसे आप लोग वापस अपना स्पेस जो है वो मतलब देने जा रहे हैं। जैसे त्रिपुरा में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग और लेफ्ट वाले उत्तर दिशा दक्षिण दिशा हुआ करते थे, अलग अलग धुरी हुआ करते थे। इस इलेक्शन में आप लोग मिल गए। सिमिलर कुछ केरल से भी देखने को मिलेगा कि एलडीएफ भी मतलब जितनी कांग्रेस मजबूत alliance रहेगी, में आ रही जितनी कांग्रेस मजबूत होगी उतना ही अपोजिशन यूनिटी मजबूत होगी, क्योंकि एक बड़ा मैग्नेट चाहिए जोड़े रहने के लिए। एक धुरी जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। तो कैसे डिफाइन करते हैं आप कांग्रेस की मजबूती को? हमारे मैक्सिमम सीटें जितनी ज़्यादा हम जीत सकें उतना मजबूत होगा अलायंस। तो उतनी ज़्यादा सीटों पे आपको लगता है कि आपके जो एलाइज हैं वो, जैसे मान लीजिए बिहार में जो आपके जो भी एलाइज हैं, अगर वो आपका पिछला पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 40 में से कितनी सीटें देंगे कांग्रेस इसकी चिंता आप मत करिए कितनी सर, मैं देंगे। चिंतित हूं। नहीं सवाल कर लीजिए। हाँ वही मैं तो बस सवाल तो पूछ रहा हूं कि आपके एलाइज जब देखेंगे कि लास्ट इलेक्शन आने दिए समय देख लीजिएगा, किशनगंज की एक सीट, हर चीज का जवाब समय के अनुरूप होता है। ठीक है, और वो ये कोई चुपके तो होगा नहीं, वो तो निर्णय होगा। तो आने दिए समय ना, सीएसडीएस का एक सर्वे अभी आया था। कहना भी जल्दबाजी होगी। ठीक है, सीएसडीएस का सर एक सर्वे आया था जिसमें मतलब इंडियन पॉलिटिक्स को लेके एक प्रेडिक्शन ये की गई कि भारतीय राजनीति बाइपोलर होती जा रही है। अब मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता चला जा रहा है और क्षेत्रीय पार्टी, बेस्ट एग्जांपल है कर्नाटक का जेडीएस, लगभग सेवा इस इलेक्शन में उनको किंग मेकर बताया जा रहा था और इलेक्शन के बाद उनकी सेवा समाप्त हो गई। तो आपको लगता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी जैसे राज्यों में इवेंचुअली जब आप अगर जीतते चले जाते हैं तो ये जो रीजनल पार्टीज है वो वापस से आपसे बिदकने लगेंगे अगर ये बाइपोलैरिटी उनको दिखाई भाई अब देती है तो? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीस, बहुत से राज्य ऐसे हैं, कई एक दर्जन, तेलंगाना को जोड़ ले, एक तेलंगाना में तो दर्जन राज्य रूल ही- ऐसे हैं कि जहाँ पे सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है। हम्म, और ये फैक्ट है कि आज के तारीख में 2 ही अम्ब्रेला है, एक कांग्रेस वाला एक बीजेपी वाला। 2 ही, इसी 2 अम्ब्रेले में होंगे, इक्का दुक्का कोई इधर उधर हो, बात अलग है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि चुनाव तो इसी 2 अम्ब्रेले के बीच में होना है। जैसे तेलंगाना में बीआरएस एक तरफ होगी, आप लोग एक तरफ होंगे, बीजेपी भी वहां पे होगी, तो वो बीआरएस अपना स्पेस क्यों देना चाहेगी आपके अभी- साथ अलायंस करके? मतलब ये समझना चाहे अगर वोटर तो। अभी पहले हम तेलंगाना जीतने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जीतेंगे, उसके बाद इसकी बात आएगी, वो भी बड़ा स्मूथली होगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अगर बीआरएस हार भी जाती है तब भी आपसे अलायंस के लिए तैयार होगी? राजनीति में जो चीज़, कोई हम ज्योतिषी तो आने के भाग देंगे, उस समय परिस्थिति और समीकरण के अनुसार उस समय होगा, ठीक है, और वही यथार्थ होता है। रफ आइडिया दीजिए कि 2024 में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या एस्टीमेट लेके चल रही है, कितनी सीटें लगभग आ जाएंगी कांग्रेस को अपने बूते? अलायंस का नहीं, कांग्रेस का, स्पेसिफिकली कांग्रेस का। कांग्रेस, फिर मैंने कहा हम ज्योतिषी नहीं है, सर कोई तो हम बहुत assessment होगा। अच्छी तादाद में हमारे सांसद जीत के आएंगे, बड़ी तादाद में, 150 प्लस, और भी ज़्यादा, 200 और प्लस? हमारा जो है 200 प्लस हमारा अलायंस 300 प्लस का होगा। अलायंस कांग्रेस 200 प्लस होगी? हमारा अलायंस 300 प्लस का होगा, ठीक है, और बीजेपी का अलायंस जो है वो 150 से कम होगा। बीजेपी अलायंस 150 प्लस, माइनस 150 माइनस, उससे 150 से होगा। नीचे, आप लोग 300 प्लस। इसमें कांग्रेस 150 प्लस 200 प्लस। वो हम अभी आपको क्यों बताएं? सर कोई तो मतलब असेसमेंट चल रहा होगा। मैंने बता दिया ना, जनता कि को बता दीजिए। हाँ, जनता को भी, वो जनता ही देगी हमें, जनता को पता लग जाएगा वो जब देगी तो। ठीक है, और इसमें एक जो पटना की मीट हुई उसके बाद मतलब जो यूजुअली आप लोगों का स्टेट इलेक्शन में सवाल होता है कि बीजेपी वालों का या फला पॉलिटिकल पार्टी का दूल्हा कौन है, तो वही पूछा जा रहा है कि ये जो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज पटना में जुटी थी उनका दूल्हा कौन है? ये एक मीडिया एनालिसिस में तो ये भी है कि राहुल गांधी, लालू जी ने जो वो देखिए, शादी मैंने की। कहा ना कि लोकतांत्रिक पार्टियां हैं,
ये जो है ना वन मैन वाली नहीं है, या हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है। हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट, वहाँ पे दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अभी स्टेट इलेक्शन में आप लोग यही पूछेंगे। अरे सुन तो लीजिए, स्टेट इलेक्शन में हम लोग अपने नीतियों, कार्यक्रमों, अपने एजेंडे पे बात करते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप पूछेंगे कि बीजेपी वाले का चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन है, आप लोग ये जरूर पूछेंगे। देखिए कभी हम लोग इन्हें पूछते हैं कौन है, क्योंकि वो तो बात का है। विधान मंडल दल के लोग चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, तो वही जो ये कहना है कि कौन है, मैंने आपसे कहा ना कि जितने लीडर हैं ये सब हमारे साहब से कई गुना ज्यादा काबिल हैं। ठीक है। और ये लोगों को दिख भी रहा है। तो आप दूल्हा नहीं बताएंगे, मतलब अभी दूल्हा कौन है? अभी किससे मोदी जी की सरकार किससे लड़ रही है आज की तारीख में? राहुल गांधी से आप कह रहे हैं? नहीं, और नहीं, हम कह रहे हैं कि आपको लगता नहीं है क्या कि यही है? रोजाना तो राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं लोग। तो मतलब राहुल गांधी विपक्ष के दूल्हे होंगे भाई। और राहुल गांधी पूरे देश में जनता की अपेक्षाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो मैदान में लगातार डटा है, सब हमारे मित्र हैं। ठीक है। वैसे और दूसरी चीज़ ये थी कि लालू जी ने जब कहा कि शादी कर लीजिए, तो राहुल गांधी ने कहा कि आपने कहा है तो हो जाएगा, तो कब तक हो रहा है? ये तो उन्होंने जैसे मैं दो नेताओं को कोट कर रहा हूँ और फिर तो फॉलो अप में कि लालू जी ने कहा कि कर लीजिए, मतलब आपने तो मुझे बोलने नहीं दिया। सॉरी, आप बोलना। तो हमने कहा कि अब ये तो आपको राहुल जी से पूछना होगा, क्योंकि बहुत ही निजी मामला है ये। ठीक है। तो आपसे मतलब आप लोगों से बातचीत करते तो शेयर नहीं अच्छा करते जैसा लग रहा है कि टिकट बटना है क्या? ये तो बहुत निजी व्यक्तिगत मामला है। सबको जब जानकारी हो सबको होगी। ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन रही है, उम्मीद है कि इसमें मतलब जो भी जनरल इलेक्शन के इन एंड अराउंड कांग्रेस से आपके सवाल होंगे, मेरे अजम्पशन में वो हम ले पाए होंगे कांग्रेस के एक वेटरन पॉलिटिशियन से। फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या था जो आप पूछना चाहते थे, क्योंकि ये बातें अभी चलनी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे ये बातें चलनी, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्या सवाल ऐसे थे जो हम इनसे नहीं पूछ पाए, ताकि फॉलो अप में जो क्वेश्चन मैं रेडी करूँ उसमें वो क्वेश्चंस ले लीजिए। मीनवेल ये भी बताइएगा कि इस बातचीत से 2024 को लेके आपको एक पर्सपेक्ट मिल पाया या नहीं। और इसी के लिए ऐसे ही लाइवली कॉन्वर्सेशन के लिए देखते रहिएगा अनकट। मैं नाम है तारू।